अब आता है मेरा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो हमने देखा कॉपीराइट क्या है। अब देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया तो क्या होता है। सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रिफर्स टू द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ समवन्स कॉपीराइटेड वर्क। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी का कॉपीराइटेड वर्क की आपने अनऑथराइज यूज किया, मतलब आपने उसकी ऑथराइजेशन या फिर उसके अप्रूवल के बिना उसका जो भी वर्क है उसको यूज कर लिया है, तो उस केस में आपने उसके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर दिया है। ठीक है, और आप इन्फ्रिंजर की कैटेगरी में आ गए हो। सो thus it is the use of someone's copyrighted work without permission, thereby infringing certain rights of the copyright holder, such as the right to reproduce, distribute, display or perform the protected work। तो अगर आपने कोई भी कॉपीराइटेड वर्क उस ओनर के परमिशन के बिना यूज किया है तो वहां पर आप इन्फ्रिंजर हो चुके हो। और जो एक्सक्लूसिव राइट एक कॉपीराइट ओनर को मिलते हैं, आपने उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। अब ये राइट कौन से हैं जो मैंने बता दिए कि रिप्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को यूज करना, उसको बनाने की कोशिश करना या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें मेरी राइट होती हैं कॉपीराइट ओनर की। ठीक है, फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग IPR भी बोल रहे थे पहले वीडियो में। इज अ लीगल राइट दैट इज ग्रांटेड टू ओनर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोटेक्ट देयर ओरिजिनल वर्क फ्रॉम अनऑथराइज यूज। तो वही चीज है कि मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंदर मेरे कॉपीराइट आते हैं, और ये लॉज या ये राइट इसीलिए बनाए गए हैं, ये इसीलिए ओनर को ग्रांट किए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, उसको प्रोटेक्ट करके रख सकें कोई भी अनऑथराइज यूज से, और वो डिसाइड कर सके, उनके पास ये अथॉरिटी हो कि उनका जो वर्क है वो कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, फिर आता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से सेक्शन आते हैं। सो ओनर्स डेवलप न्यू वर्क एंड गेट कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट दे कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर एफर्ट। जो मैंने बताया भी कि इकोनॉमिकल जो इनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं, ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन उनको ये भी इंश्योर करवाता है कि वहां से उनको प्रॉफिट मिल सके अपने एफर्ट्स का। ठीक है, सो ओनर हैज सोल अथॉरिटी ईदर टू सेल हिज वर्क और टू लाइसेंस इट to the third party who can make use of his work, but if someone duplicates or reproduces the work of copyright holder without the latest permission, then this can lead to copyright infringement in which the owner can take legal action against the infringer। जो मैंने बताया भी कि ओनर के पास अथॉरिटी है। अब ओनर चाहे तो अपना काम जो है वो बेच सकता है, वो उसके मतलब है कि उसने अपना काम बेच दिया और वहां से मॉनेटरी बेनिफिट ले लिया, या फिर उसने अपना काम किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, अपना जो भी वर्क था वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप ये काम यूज करो। ठीक है, लेकिन अगर किसी और पर्सन ने, किसी दूसरे पर्सन ने वहां पर उसके काम को डुप्लीकेट मटेरियल बनाने की कोशिश की या फिर उसके वर्क को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो उस केस में, और यहाँ पर उसने उस ओनर की परमिशन नहीं ली है, तो वही चीज वहां पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, और ये जो इन्फ्रिंजर है इस पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। सो एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, जैसे पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 था और पेटेंट एक्ट था, उसी तरह से कॉपीराइट एक्ट है मेरा 1957, उसके सेक्शन 52 में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की चीजें लिखी हैं, जिसमें है प्राइवेट और पर्सनल यूज के बारे में लिखा है, जिसमें रिसर्च भी आ गया, फिर क्रिटिसिज्म और रिव्यू वेदर ऑफ दैट वर्क और एनी अदर वर्क। तो ये सारी चीजें मेरे इस एक्ट में मेंशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर है द रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक। तो ये सारी चीजें मेरी उस एक्ट के अंदर मेंशन है कि कैसे कैसे उनको यूज कर सकते हैं और कैसे उनको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि अगर आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है तो आपको उससे क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या रेमेडी है वहां पर। ठीक है, तो सिविल रेमेडीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सिविल रेमेडी है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957, ये याद रखना, जैसे पेटेंट एक्ट था उसका ईयर और इसी के साथ साथ जो कॉपीराइट एक्ट था जहां पर कॉपीराइट की सारी चीजें लिखी थी, वो एक्ट याद रखना कि कौन सा एक्ट है। Where copyright in any work has been infringed upon, the owner of the copyright shall be entitled to all such remedies by way of injunction, damages and account। तो सिविल रेमेडी क्या है? सिविल रेमेडी की जो भी चीजें हैं वो मेरी कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 55 में मेंशन है, जहां पर किसी भी वर्क पे कॉपीराइट अगर इन्फ्रिंज होता है, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है किसी पर्सन ने, तो उस केस में जो ओनर है उसके पास ये राइट है, उसके पास ये पावर है कि वहां पर उसको जो डैमेज हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर उसको एड्रेस कर सकता है, वहां से वो उस पर कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, फिर आता है मेरा
क्रिमिनल रेमेडी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, अभी सिविल क्रिमिनल रेमेडी मेरे सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 में मेंशन है। द कॉपीराइट होल्डर कैन टेक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर। तो यहाँ पर आप सिविल प्रोसीडिंग्स ले रहे हो, यहाँ पर आप बेसिकली कंपनसेशन के थ्रू या फिर जो भी आपको डैमेज हुआ है उस केस में आप यहाँ पर अपना चीज कर रहे हो, जो भी आपको रेमेडी लेनी है। लेकिन क्रिमिनल रेमेडी में क्या होगा, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हो उस इन्फ्रिंजर के खिलाफ इन विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 6 month इम्प्रिजमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 3 years एंड विद अ फाइन ऑफ ₹50,000 विच मे एक्सटेंड टू 2 lakhs। तो क्रिमिनल रेमेडी क्या होगी कि आप दो तरह से रेमेडी कर सकते हो। अब देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब क्रूशल हो जाता है। एक सिविल रेमेडी तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्रिमिनल रेमेडी काफी ज्यादा हार्श हो गई। और इसमें क्या होता है, जो कॉपीराइट होल्डर है वो क्या करते हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं इन्फ्रिंजर के खिलाफ, जिसमें एक ऐसा प्रोविजन बनाया गया है इस कॉपीराइट एक्ट के अंदर जहां पर जो भी इन्फ्रिंजर होगा उसको 6 month की जेल होगी। उसके साथ साथ अब ये जो जेल है ये 6 month से 3 year भी एक्सटेंड कर सकती है बेस्ड अपॉन आपने किस लेवल का इन्फ्रिंजमेंट किया है। उसके साथ साथ आपको फाइन देना पड़ सकता है 50,000 जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख तक। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल और बहुत काफी ज्यादा हार्श है, लेकिन फिर भी क्रिमिनल रेमेडी और सिविल रेमेडी मेरे दो रेमेडीज होते हैं जिससे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को टैकल कर सकते हैं कॉपीराइट होल्डर। ठीक है, provided that if the defendant proves that the date of the infringement he was not aware and had no reasonable ground for believing that the copyright subsisted in the work, the plaintiff shall not be entitled to any remedy for the whole or the part of profit made by the defendant by the sale of the infringing copies as the court may in the circumstance deem reasonable। लेकिन अगर किसी भी केस में जो भी मेरा पर्सन था, जो भी इन्फ्रिंजर था, उसने प्रूफ कर दिया कि जो भी जिस भी डेट पे इन्फ्रिंजमेंट हुई है उसको उस बारे में, उस पर्टिकुलर कॉपीराइट के बारे में नहीं पता था, वो अवेयर नहीं था, तो उस केस में वो किसी भी सिविल रेमेडी के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता है। वहां पर उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको किसी भी तरह का इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ उसने जितना भी प्रॉफिट उस टाइम पीरियड में बनाया होगा वो भी उसको कोर्ट को देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर उसको विद प्रूफ अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है पावर ऑफ द पुलिस टू सीज इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। तो एक ऐसी कॉपी जो इन्फ्रिंजर ने क्रिएट करी है उसको खत्म करना, उसको सीज करने की पावर पुलिस के पास होती है। सो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर मे, इफ ही सैटिस्फाइड दैट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 63 in respect of the infringement of copyright in any work has been committed can seize copies without a warrant to produce before magistrate। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई ऐसी कॉपी, इन्फ्रिंजिंग कॉपी जो कि इन्फ्रिंजर ने क्रिएट करी है, पुलिस के पास वो पावर है कि वो उन कॉपीज को खत्म करे, उनको सीज करे। और ये कौन कर सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम है, वो यहाँ पर इस चीज को खत्म कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो भी ऑफेंस है, जो भी कॉपीज, इन्फ्रिंजिंग कॉपीज क्रिएट की गई हैं, वो इन्फ्रिंजमेंट क्रिएट कर रही हैं उस कॉपीराइट का। और ये कहाँ होगा, ये सेक्शन 63 में मेंशन है, जहां पर क्या होगा कि वो इस केस में जो भी कॉपीज हैं, इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, वो उनको खत्म कर सकता है किसी भी वारंट के बिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है पुलिस के पास भी कि वो उन इन्फ्रिंजिंग कॉपीज को खत्म करने की पावर रखते हैं किसी भी वारंट के बिना। ठीक है, अब पूरा एक कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है कॉपीराइट का। सो द पर्पस ऑफ कॉपीराइट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ अ ओरिजिनल वर्क एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक्स बेनिफिट टू देम फॉर द क्रिएटिविटी एंड डिलीजेंस। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी हम लोग पेटेंट और कॉपीराइट में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये याद रखना कि कॉपीराइट का पर्पस होता है जो भी ओनर्स हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, साथ ही साथ जो ओनर्स हैं उनको उनके एफर्ट का इकोनॉमिक बेनिफिट दिलवाना। ठीक है, although the registration of work is not necessary, but it is highly recommended to register as soon as one's idea is transforming into writing, as it will be strong proof to be presented before the court in case of infringement। लेकिन अब ये जो रजिस्ट्रेशन है कॉपीराइट का, पेटेंट की तरह ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी
आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कर लेना चाहिए, कि हमेशा रेकमेंड होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि आपका जो भी आइडिया है वो जब आपकी असलियत में बेसिकली चेंज हो, ट्रांसफॉर्म हो, तो आपके पास एक क्या होना चाहिए कि जब आपका आइडिया, आपके सपोज करो आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, ठीक है, आपने उसको हकीकत में चेंज कर दिया, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि अगर इन नियर फ्यूचर आपका ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो वर्क है, ये इन्फ्रिंज हो जाता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंडर, तो उस केस में कोर्ट के सामने आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। Therefore, it is strongly advised to avoid plagiarism. तो यहीं पर यह बोला भी जाता है कि ज्यादातर केस में एडवाइस किया जाता है कि आप कॉपी पेस्ट या प्लेगरिज्म अवॉइड करो अपने काम में, ठीक है, और कोशिश करो कि क्रिएटिव वर्क बनाओ। तो इसके साथ मेरा कॉपीराइट का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को कॉपीराइट समझ में आया होगा। कॉपीराइट से इतने ही क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, और क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।